केरल के हालात पर खुलकर बात दिग्गजों के साथ। सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी, इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय। इसी को लेकर आईएनएच हरिभूमि लेकर आ रहा है संवाद 2023 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ। आपका गांव गांव में हाहाकार मचा हुआ, फोन कॉल सेंटर की तरह चल रहा है कि साहब बिजली दिलवा दो, बिजली दिलवा दो। विभाग से कहते हैं तो साहब ऊपर से ही प्रोग्राम बना दिया, इतने घंटे बिजली इस सेक्टर में मिलेगी, इतने घंटे इस सेक्टर में, 5-5, 6-6 घंटा का रूट बना दिया। और वो उसमें भी 5-5, 6-6 घंटा भी गांव में बिजली मिल नहीं रही। आज किसान की फसल सूख रही है, किसान चाहता है कि मुझे बिजली मिले। ऊपर से मुख्यमंत्री जी वहां बैठे बैठे बोल दिए कि बिजली 24 घंटा मिलेगी, बिजली के बिल स्थगित। अब आपने बिल स्थगित कर दिया, लेकिन बिजली तो दो सर। लेकिन एक एक मुद्दे पे बात होगी, पहले मेडिकल वाले मुद्दे पे सर आपके पास आना ही पड़ेगा। धरना बापू सिंह जी ने दिया, कमलनाथ जी को उन्होंने मनाया, शिवराज जी को भी नहीं मना लिया, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अब मैं बताता हूं आपको जी। असल में क्या है कि बापू सिंह जी ने अभी कहा कि मैं नेता नहीं हूं, मैं तो समाज सेवक हूं जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनको जनता ने समाज सेवक मान के चुना था, परंतु ये बाद में अपना वो मुखौटा उतार के और ये सही में नेता बन गए हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने इनसे पूछा था कि आपकी उपलब्धियां बताओ, तो इनने अपनी उपलब्धियां तो बताई नहीं, क्योंकि कुछ हो तो बताएं। इनकी कोई उपलब्धि है नहीं। अब इनने सारी उपलब्धियां बता दी हमारी केंद्रीय सरकार की। केंद्रीय सरकार ने मेडिकल कॉलेज लाया। बापू सिंह जी को यही नहीं मालूम, ये पहली बार विधायक बने, इसलिए ये अज्ञानता हो सकती है, मैं स्वाभाविक मानता हूं इसको। मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट मंजूर करती है। आपकी सरकार 50 साल से कांग्रेस सरकार थी, मेडिकल कॉलेज ले आते हैं। मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंजूर किया। एक दूसरा ये कि इनने बताया मैं व्यावसायिक कॉलेज लाया। अरे व्यावसायिक कॉलेज भी भैया, ये राजगढ़ जिला आपके पापों से, आपके पाप से आकांक्षी जिला घोषित करना पड़ा हमें, क्योंकि इस जिले का विकास हुआ ही नहीं। आकांक्षी जिला जब घोषित हुआ तब जाके व्यावसायिक कॉलेज आया और तब जाके मॉडर्न कॉलेज आया। अब इनने एक तो मॉडर्न कॉलेज, एक व्यावसायिक कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज। सर ये आकांक्षी जिला कब घोषित हुआ? आकांक्षी जिला हुआ कब घोषित? मतलब किस समय घोषित हुआ? सन कौन सा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2014 के बाद। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं ना सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान आकांक्षी जिला घोषित हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा में 52वें पायदान पे राजगढ़ पहुंचा। तो ये आपको नहीं लगता कि ये आपकी सरकार की विफलता है? मैं आपका जवाब दे रहा हूं जी। आकांक्षी जिला घोषित ही इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनके पाप की वजह से ये जिला आकांक्षी जिला घोषित करना पड़ा। सर ये जिला इनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में विकास पे गति पकड़ ही नहीं पाया। 10 साल इस जिले का एक आदमी जो यहाँ का सांसद भी रहा, वो मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद इस जिले का हाल ये है। बताइए आप। सर मुझे तो वापस आऊंगा, आपके ही पास आऊंगा जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं भाई साहब का जी, क्योंकि बहुत मेरे सीनियर भी है जी, मार्गदर्शक भी है, और मैं वास्तव में बहुत सम्मान करता हूं जी हर जगह।
अंचल के हालात पर खुलकर बात, दिग्गजों के साथ सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी, इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय। इसी को लेकर आईएनएच हरिभूमि लेकर आ रहा है संवाद 2023 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ। आप कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 3 सितंबर 2023 दोपहर 1 बजे से। स्थान राजबाग गार्डन, राजगढ़, मध्य प्रदेश। अंचल के हालात पर खुलकर बात, दिग्गजों के साथ सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी, इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय। इसी को लेकर आईएनएच हरिभूमि लेकर आ रहा है संवाद 2023 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ। आप कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 3 सितंबर 2023 दोपहर 1 बजे से। स्थान राजबाग गार्डन, राजगढ़, मध्य प्रदेश। अंचल के हालात पर खुलकर बात, दिग्गजों के साथ सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी, इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय। इसी को लेकर आईएनएच हरिभूमि लेकर आ रहा है संवाद 2023 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ। आप कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 3 सितंबर 2023 दोपहर 1 बजे से। स्थान राजबाग गार्डन, राजगढ़, मध्य प्रदेश। अंचल के हालात पर खुलकर बात, दिग्गजों के साथ सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी। अंचल के आप 20 साल से आप सरकार चला रहे भारतीय जनता पार्टी की। जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उस समय पैसे की क्या हालत थी। पैसे का कब से विकेंद्रीकरण हुआ? जब कांग्रेस के देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जब मनरेगा आई उसके बाद पैसे की क्रांति आई गांव-गांव में। उसके बाद देश में इसमें पैसा आया, प्रदेश में पैसा आया। लेकिन उस समय भी संकट के दौर में भी दिग्विजय सिंह जी ने जो राजगढ़ जिले का नाम रोशन किया, जो विकास के काम किए वो कोई कर नहीं सकता। और जो काम उनने किए वही काम चल रहे। आप ये बता रहे थे वो सांसद रहे। जब वो सांसद थे, जब इनको पता है नारू रोग की बीमारी से पीड़ित था ये जिला, लोग जिसको वो बीमारी हो जाती घर के बाहर डाल देते और दूर से खाना देते थे। ये अच्छी तरीके से जानते हैं भाई साहब, उस समय पॉलिटिक्स कर रहे। वो हैंडपंप की योजना लेकर आए भारत सरकार से सर्वे करा के कि आखिर बीमारी क्या है, इसका पूरा टेस्टिंग कराया कि फ्लोराइड निकला। वो फ्लोराइड खत्म करने के लिए वो गंदा पानी पीते थे, इसलिए वो हैंडपंप की योजना लाए और शुद्ध पानी मिला जब वो बीमारी खत्म हुई। वीरेन जी, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत काम किया। आप ये तो इस बता जिले दो, में क्योंकि अभी तो आपका लेना देना नहीं मेडिकल कॉलेज से, बनवाया किसने आप बता दो। पहले तो ये डिसाइड कर ले दोनों। हेलो, हाँ जी जी, क्या हुआ भैया? आम आदमी पार्टी का माइक मत बंद करो यार। हाँ, आवाज आ रही है? चलिए अभी दूसरा माइक देते हैं आपको। क्या है? हाँ जी जी, भाजपा का लोगे आप माइक, कांग्रेस का नहीं लोगे? हैं? लेंगे। मेरा यूं कहना है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आपस में डिसाइड कर ले कि लेकर के कौन आए। यदि ये दोनों ये कहें कि मैं लेकर के आया हूं, ये कहें मैं लेकर के आया हूं, तो उसको बनने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि ये तो जनता की, हमारी ये जनता है, क्षेत्र की जनता है, जिले की जनता है, उसके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी चीज, क्या उसके अंदर गुणवत्ताहीन जो काम चल रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन, भाजपा लेगी कि कांग्रेस लेगी? भाजपा के लीडर कब गए? बापू सिंह जी के तो मैंने वीडियोस भी देखे, उन्होंने तो काम भी देखा है। तो जो गुणवत्ताहीन काम है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? रही बात मेडिकल कॉलेज की बात, अब शिक्षा में आपने बताया था कि 52वें नंबर पे जिला है हमारा। सरकार तो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की है, यहाँ विधायक भी अभी कांग्रेस के हैं। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि इस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में पछाड़ने में भाजपा का योगदान है कि कांग्रेस का योगदान है? राजगढ़ जिले के अंदर क्या ये दोनों भाजपा और कांग्रेस वाले ये बता पाएंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूल में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक है, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां फर्नीचर नहीं है, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है? तो आप देखिए ना, स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया तो 52वें जिले पर हमारा नाम आ गया। आया ना, पूरे शर्म करने वाली बात है कि एक अच्छा जिला होने के बाद हम 52वें नंबर पर है। दूसरी बात,
यहाँ के क्षेत्र में हमेशा से ये समस्या रहे। अब कहेंगे कि हमने तो ये मोहनपुरा डैम और ये कुंडालिया डैम और ये कर दिया, लेकिन आप ब्यावरा बस स्टैंड पर और ये साबरमती ट्रेन जब आती है तो आप कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाकर के देखिए, पलायन की इतनी समस्या राजगढ़ जिले के अंदर बनी हुई है। बिल्कुल, तो ये समस्या कब दूर करेंगे? मुद्दे पे बात होगी ना, पलायन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उसमें बाद में आएंगे। रघुनंदन जी के पास एक बार फिर माइक दीजिएगा सर। लेकिन कैसा लगता है सर, जब अपना जिला सबसे आखिरी पायदान पे हो शिक्षा में, तो शर्मिंदगी महसूस तो होती होगी सर, बुरा तो लगता होगा। जी सर, इधर आओ सर, आप ही बताइए ना। नहीं, देखो अपना जिला शिक्षा के क्षेत्र में किस पायदान पे है ये तो मुझे मालूम नहीं। जी सर, आपको जरूर जानकारी है, तो मैं आपकी बात मानता हूं कि उसी पायदान पे होगी और उसमें सुधार होना चाहिए, ये बात भी सही है। किस तरह के प्रयास होने चाहिए? आम आदमी पार्टी आ रही है, किस तरह के प्रयास होने चाहिए? नहीं, सुधार के प्रयास इस तरीके से होना चाहिए कि एक तो सारी जगह अध्यापकों की नियुक्ति हो। जी, अध्यापक की नियुक्ति हो, उस छात्रों की संख्या के मुताबिक नियुक्ति हो, और फिर नियुक्ति होने के बाद वो अध्यापक वहां रहे, इसके लिए उनके आवास भी बनाए जाने चाहिए ताकि वो वहां रहें। सर एक चीज बताइए, आपने मेडिकल कॉलेज के लिए धरना दिया, ये प्राइमरी स्कूल वगैरह से आपको कितना मतलब कम है क्या? देखिए, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे सर, हमने शिक्षा के क्षेत्र में वो कदम उठाया था कि गांव के व्यक्ति को गांव में शिक्षक बनाया, टीचर बनाए, गांव में रोजगार सहायक बनाए, मंत्री बनाए, नियुक्तियां की। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मध्य प्रदेश में, जब से इन्होंने नियुक्तियों में घोटाले, बताओ कोई शिक्षकों की भर्ती हुई क्या? और आपको भी पता, मैंने विधानसभा में इस बात का प्रश्न भी उठाया था। विधानसभा में मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था, मैंने ये लगाया था कि हमारे यहाँ शिक्षक विहीन शालाएं इतनी है, और उन्होंने जवाब भी दिया था कि इतने शिक्षक और इतनी कमी है, पूरा ब्यौरा भी मेरे पास पूरा है जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था हम 1 महीने में पूर्ति करेंगे, लेकिन एक शिक्षक की पूर्ति नहीं की। यह मैंने शिक्षकों को ढूंढ के पोस्टिंगें कराई थी, लेकिन जैसे ही सरकार गई, और उस साल का रिजल्ट देख लीजिए आप, परसेंटेज देखिए, लेकिन जैसे ही सरकार गई इन्होंने सारे शिक्षकों का ट्रांसफर वहां से हटा दिया, दूसरी जगह भेज दिए, या तो दूसरे जिले में भेज दिए, या राजगढ़ के इस हिस्से से दूसरी तहसील में कर दिए। क्यों कि इंटीरियर में जो राजगढ़ का क्षेत्र है उसमें कोई जाना ही नहीं चाहता, वहां पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए ये दिक्कत आई है। सख्ती से कदम सरकार को उठाना चाहिए कि हम जहां भेजेंगे वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। इस बारे में मैंने कई बार पीएस से मिला, विधानसभा में प्रश्न उठाया, कमलनाथ जी से भी तो मिले होंगे आप? कमलनाथ जी से मिले, मैंने पूर्ति कराई ना उस समय कराई आप? उस समय मैंने शिक्षकों की पूर्ति कराई जो हमारे जिले के दूसरे जिलों में थे, कोई कटनी, बालाघाट, जहां जाते मैंने सबका ट्रांसफर करा के यहाँ पोस्टिंगें कराई। और शिक्षा में हमने बहुत ध्यान दिया। गांव में स्कूल खोलने का काम कांग्रेस ने किया था, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के नाम से। इसके बाद आज तो ये क्या कर रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल खोला। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सीएम राइज स्कूल में ग्रेड के जैसे उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल और सीएम राइज, अब ये ग्रेड के हिसाब से एडमिशन होता है कि जिसका अच्छा पढ़ने में स्तर होगा उसका इन स्कूलों में एडमिशन होगा। अब जब गांव में शिक्षक ही नहीं होगा, साला आपकी जीन छीन कई भवन 25-30 साल पहले बने थे कांग्रेस सरकार के समय पे, उसके बाद स्कूल बिल्डिंगें गांव में बनी नहीं। आज स्कूलों की हालत, एक दिन हमारे भाई एक दिलावरा गांव में एक स्कूल बिल्डिंग गिर गई। आपकी विधानसभा में? हाँ, मेरी विधानसभा, क्योंकि सरकार नए स्कूल बनाने के लिए पैसा ही नहीं दे रही गांव में। क्यों? विधायक निधि में थोड़ा बहुत पैसा तो होगा। विधायक निधि से आप कितने स्कूल बनाओगे? बाकी और भी तो व्यवस्थाएं रहती है जी भाई, और विकास के कार्य है, लेकिन ऐसे कई स्कूल है जो बच्चे खतरे के उसके नीचे पढ़ रहे हैं। कई स्कूलों में दरारें पड़ी हुई है, ऊपर घास उग गई है, मतलब खंडर हो चुकी है। लेकिन सरकार उन स्कूलों की मरम्मत के लिए, उन भवन को बनाने के लिए पैसा भारत सरकार से भी नहीं आ रहा और राज्य सरकार भी नहीं दे रहा, ये प्रमाण है। सर जी, शिक्षा के संदर्भ में तो बिल्कुल सबने स्वीकार कर लिया कि किसी ने कुछ उतना बेहतर किया नहीं, इसलिए हालत उतने अच्छे हैं नहीं। इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी। ये कर्मी कल्चर किसने शुरू किया?
ये कर्मी कल्चर शुरू किया कांग्रेस ने। शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत कर्मी और उन बेरोजगार युवकों का शोषण किया ये कर्मी बना के। सर कौन सा कर्मी? सर अब हर तो तरह ना, के लेकिन राजगढ़ में तो ना कर्मी ठहर रहा ना रेगुलर ठहर रहा है, दोनों भाग जा रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश कर रहा हूँ और यहाँ की बात कर रहा हूँ। शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य, पंचायत कर्मी ये बनाए कांग्रेस ने और हमने उन कर्मियों को पूरा वेतनमान देके उनसे अच्छे काम की अपेक्षा किए, उम्मीद किए। कल मुख्यमंत्री ने 9,000 वालों के 18,000, 7,000 वालों के 14,000, 5,000 वालों के 10,000, लगभग दुगना उनका वेतन किया और कर्मी नाम हटा दिया, उनका कर्मी नाम हटा दिया। ठीक है सर, लेकिन अब ये बताओ आप, ये सब जगह दोगुना वेतन कर दिए तो लोग रोज राजगढ़ में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? अब निश्चित रूप से रुकेंगे, काम भी करेंगे। चलिए पलायन की बात कर लेते हैं सर। ये पलायन कैसे दूर होगा? कुछ उपाय है इसका? आपकी भी सरकारें हो गई, शिवराज जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया बतौर मुख्यमंत्री, ये पलायन नहीं रोक पाए आप लोग। पलायन जो है कांग्रेस के टाइम पे इस जिले की पहचान हो गई थी। राजगढ़ जिले की पहचान मतलब पलायन। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उनने पलायन के मूल कारणों को हटाया। मूल कारण ये थे कि यहाँ कोई रोजगार मिलता नहीं था, यहाँ की जमीन पथरीली थी। जब मोहनपुरा बना, जब कुंडालिया बना, जब पानी की पाइपलाइन जगह जगह खेतों में गई, गांव में नल गए, उसके बाद पलायन रुका है। और अभी भी मैं कह सकता हूं कि कुछ 15-20% मैं कह सकता हूं कि पलायन परंपरागत तरीके से कुछ लोगों की हमारे आदत है, मजदूर लोग हैं, अच्छी घर की व्यवस्था होने के बाद भी उनकी इच्छा होती है कि वहां जाके और गेहूं काट लाएं विदिशा से, कोटा से, इसलिए लोग जरूर जाते हैं। बाकी पलायन यहाँ का रुक गया है। पलायन रुक गया? हाँ चलिए मेरे साथ, साबरमती जाने वाली है गुजरात, वहाँ देख लिए परमानेंट पलायन कर रखा है लोगों ने, परमानेंट पलायन कर रखा है। और बस स्टैंड पे बसें लगती है, गुजरात वाली बसें, इनकी बसें हैं, उस पर भाजपा का वो भी लगा हुआ है टेक, ठीक है, फूल बने हुए हैं, वो बसें ले लेके उनको जा रही है। तो पलायन के क्षेत्र में तो इन्होंने ही तो करा है सब कुछ। और मैं तो एक बात और कहूंगा आपसे कि जब से लेके अब तक, चाहे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी रही हो, मैं तो उनको बंटाढार कहता हूँ, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, वो मिस्टर परफेक्ट बंटाढार है, इन दोनों ने मिलकर के राजगढ़ जिले का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये पलायन वाली स्थिति, या ये कह लीजिए यहाँ की सड़कें, नालियां वगैरह, इन दोनों ने मिलकर राजगढ़ जिले को बेड़ागर कर दिया। और यहाँ के जो नेता रहे, दोनों पार्टियों के नेता, उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता को कभी महत्व नहीं दिया। ये पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा सर? और ये तो आप ही लोगों ने पलायन शुरू करवाया है, ये ऐसा कहना है? इसके लिए पूरा दोषी ये लोग हैं, जनसंघ के जमाने से। कसूर जनता परेशान हो रही। आपका नहीं, भारतीय जनता पार्टी दोषी इसके लिए। इनके सांसद हुआ करते थे, आप तो कहीं हो ही नहीं है। बम्बई से आते थे, हम दिल्ली में है, पंजाब है, मध्य प्रदेश हमारा ही होने वाला है, चिंता मत करो आप। कोई बम्बई से आता, कोई कर्नाटक से आता, आके चुनाव लड़ते और चले जाते थे। उसके बाद दोबारा फिर आते थे 5 साल बाद। 84 के बाद जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ लोकसभा चुनाव लड़े, उसके बाद उन्होंने देखा कि वास्तव में यहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर है। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट तैयार करवाए, उसके बारे में चिंतन किया। देखिए ये लोग कितना ही कुछ करें, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि विकास से कोई लेना देना नहीं, केवल आपस में लड़ाओ, धर्म की, आस्था की पॉलिटिक्स करो, राष्ट्र की बात करो और अपना काम सीधा करो और चलते बनो। ये इनके करनी और करनी रही है। लेकिन कर्म तो कांग्रेस ने किया। 84 के बाद इसकी वो लकीर खींची गई है विकास की। उन्होंने जो आधारभूत संरचनाएं तैयार की, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, हमने एक छोटे छोटे उदाहरण देता हूं आपको। हम वाटर शेड लाए, जल संग्रहण का, छोटे छोटे तालाब बनाए, स्ट्रक्चर बनाए। मुख्यमंत्री वो बने, फिर हम उनके पीछे लगे कि भाई हमें कुछ तालाब वाला दो, क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति इतनी पथरीली जमीन है, या तालाब बन जाएगा तो पानी रुकेगा। यकीन मानिए सर, 300 तालाब बनवाए उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में, 300 तालाब, जिससे हमारे क्षेत्र में वो जो पथरीली भूमि थी उसमें सिंचाई होने लगी। उसी समय दिग्विजय सिंह जी ने मोहनपुरा और कुंडालिया का प्रोजेक्ट बनाया। ये भी जानते हैं कि ये फाइलें आज की नहीं थी, ये फाइलें मोहनपुरा कुंडालिया हम बचपन से सुनते आ रहे थे, मोहनपुरा कुंडालिया और पार्वती। मोहनपुरा पे बात होगी सर, लेकिन बीच में जनता के बीच जाएंगे एक बार फिर से। लोग जो आम बैठे हैं, जब पलायन के, बिल्कुल उसी पे आऊंगा सर। ये आप कुछ कहना चाह रहे थे?
यहाँ जितना भी विकास हुआ है यह सब नेताओं का विकास हुआ है। आज पिछले 70 सालों से राजगढ़ जिले में आम आदमी पार्टी का प्रवेश अभी हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं इनकी जमीनों इन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ इनका स्वयं का विकास किया है। इनके आज जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, हजारों बीघा जमीनों के मालिक हैं, ये इन्हीं ही लोगों की जमीनें खरीदी है जिन्हें पलायन करवा रहे हैं ये लोग। आज राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला इसलिए क्योंकि सबसे चरम पे भ्रष्टाचार अगर है तो वो राजगढ़ जिले में है। यहाँ जितने भी अधिकारी आते हैं, मैं खुद आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद 6 तहसीलदार बदल गए, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए तो काम नहीं होता है। यहाँ भ्रष्टाचारी का गढ़ बना रखा है राजगढ़ को। राजगढ़ में विकास होता है नेताओं का। आज एक भी नेता देख लो, इनके सबके वेयर हाउस है, सबके हजारों बीघा सैकड़ों बीघा जमीनें। जो किसान है वो बेचारा जमीनें बेच बेच के इनके ही काम कर रहा है। आज राजगढ़ नगर 10 साल पहले भी, मतलब इसके पहले भी, आज आप नगर का भी आप मुआयना करना, सड़कों के हालात देखना, करोड़ों रुपए आते हैं, योजना में आते हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तनवीर वारसी जी हमारे साथ काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास भी जाएंगे हम। आपके पास आता हूं पहले। तनवीर जी, इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, 2005 से आपका ये जो पूरा कार्यकाल है, ये 5 से लेकर 23 तक के कितनी तस्वीर बदल गई जिले की, शहर की? देखिए, मैं आपको बताऊं कि तस्वीर बदलने में तो ऐसा कोई बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि राजगढ़ का नाम बहुत ऊपर तक चला जाए। ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो मौलिक अधिकार जनता के हैं, जो कि अमूमन दी जाती है, नल जल पानी सड़क, ये सब तो मौलिक अधिकारों में, ये तो कोई भी सरकार आती है तो देती ही देती है। लेकिन यहाँ की जनता को हमेशा यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अधिकांशतः ठगा है। जनता उन्हें चुन तो लेती है लेकिन बाद में महसूस करती है कि हुआ कुछ नहीं। हम बात करें ब्यावरा की, तो ब्यावरा की अजनार आज भी उसी तरह की गंदी नदी है जिसको नाले के रूप में लोग जानते हैं, जिसको हर बार हर साल जो है उसका गहरीकरण के लिए योजना चलाते हैं, पैसा भी खर्च होता है। लेकिन अभी अभी जब ये जो रेल लाइन का जो काम चल रहा है भोपाल से रामगंज मंडी, उस प्रोजेक्ट के कंपनी ने उसको गहरीकरण करने के लिए रॉयल्टी देने के बाद उसको गहरीकरण करने का काम लिया था, जिसको वहीं के कुछ चुनिंदा लोगों ने रुकवा दिया कि इसको गहरीकरण नहीं करने देना है। आप ये बताइए कि इस तरह से कैसे विकास होगा? ब्यावरा में आज भी जो है जाम लगता है, सड़कों पे आप 4 व्हीलर लेके नहीं जा सकते। राजगढ़ में बाईपास एक बनने की बहुत दरकार है क्योंकि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पे हुई हैं। तो इस तरह के कई काम हैं। आज भी यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रसूताएं जो है वो रेफर होती हैं आपके भोपाल राजधानी में ही, या सबसे ज़्यादा 108 अगर जाती होगी तो लगता है मुझे यहीं से जाती है। तो दावे जरूर होते हैं। विधायक जी भी कई बार रात में 2-2 बजे जाके धरने पे बैठे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, लोग इनको बुलाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? यहाँ की जनता कब तक इसको भोगेगी? मेडिकल कॉलेज बन भी जाएगा और अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या वहाँ से रेफर नहीं होते हैं क्या? वहाँ से भी होते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो यहाँ कोई एक बड़ा रोजगार नहीं दे पाई। यहाँ की प्रभारी मंत्री जो है वो खुद उद्योग मंत्री थी। हमने कई बार मीडिया ने मांग उठाई, उनसे कई बार बोला और वो झूठे वादे करके भी चली गई। लेकिन यहाँ एक उद्योग अगर कोई दावा करके कोई राजनीतिक दल बता दे कि यहाँ के बेरोजगारों के लिए हमने ये पे खोला है और इससे पलायन रुक जाएगा, तो मैं चैलेंज करता हूँ। तो मुकेश शर्मा जी हमारे साथी हैं, स्थानीय ब्यूरो हैं, उनके पास पहुंचते हैं। मुकेश जी, कितना कार्य हुआ और क्या वास्तविक तस्वीर है? कहाँ कहाँ कमियां रह गई और क्या अगर कुछ अच्छा हो तो वो भी बता सकते हैं, दिक्कत नहीं। कमियां तो बहुत सारी रह गई यहाँ पे। क्या पत्रकार के साथ दिक्कत है कि वो कमियां बहुत देखते हैं? तो पहले कमियां बता दीजिए, कुछ अच्छा होगा तो वो भी बताइए। नहीं, पलायन तो कभी नहीं रोका यहाँ पे। अभी भी यहाँ से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से राजगढ़ के लोग आज भी जाते हैं बाहर काम करने के लिए। मेन रोजगार की समस्या है जो यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही पूरे जिले में। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है ना, महिलाओं के साथ जाति के जो सबसे ज्यादा मामले आते हैं वो राजगढ़ से ही आते हैं। उस पर जनप्रतिनिधि कभी कोई एक्टिव होकर उसके ऊपर काम नहीं करते कभी। ये यहाँ की मूल समस्या है। नहीं, जैसे अनीता जी बता रही थी कि तस्वीर बदल गई, महिलाओं से ज्यादती की तस्वीर, जिस कुप्रथा की हम बात करते हैं, नात्रा झगड़ा, वो सब बंद हो गया है। डेली 3 से 4 मामले पूरे जिले में आज भी रजिस्टर्ड होते हैं। इतने प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार यहाँ नहीं रुक पाया। ये यहाँ की तस्वीर है। चलिए, ये थोड़ी सी हकीकत से हमने इसलिए रूबरू कराया कि जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा ये शामिल थे नहीं सर, लेकिन ये तस्वीर बहुत अच्छी है नहीं। नहीं, मैं इनको बताना चाहता हूं सारे जनता जनार्दन को ही, ये आंकड़ा है, ये झूठ नहीं हो सकता। आजादी से लेके 14 तक इस पूरे प्रदेश में सिंचित रकबा था 7 लाख हेक्टेयर। 7 लाख हेक्टेयर।
पूरी आजादी से लेकर आज तक जिसमें कांग्रेस सरकार रही, और आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर पूरा आजादी से 14 तक, और आज की तारीख में सिंचित रकबा है 47 लाख हेक्टेयर। जी 7 लाख हेक्टेयर था सिंचित रकबा, आज 47 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबा है। ये विकास हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, भैया ने कहा पलायन अभी रुका नहीं है, हमने भी कहा कि पलायन पूरा रुका नहीं है, अभी फिर भी कुछ कुछ होता है, परंतु पलायन रुका है। आज आप अगर लोडवाड़ क्षेत्र में जाएंगे, तंवरवाड़ क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको स्थान स्थान पे बड़े बड़े पाइप कहीं लगे हुए और कहीं पड़े हुए मिलेंगे आपको। पाइपलाइन खेत तक जा रही है, पाइपलाइन घर तक जा रही है पीने के पानी की। ये सारा विकास आपको दिखता है कि नहीं? मैं भी यहाँ का विधायक रहा हूँ 2 बार जी, एक बार रूलिंग पार्टी का, एक बार अपोजिशन का, इसलिए मुझे तो दोनों तरह के अनुभव हैं। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, बापू सिंह जी ने यहाँ करा तो कुछ भी नहीं, परंतु विपक्षी विधायक का रोल अच्छा अदा किया। सर ठीक है, मैं सर वो थोड़ा और- सा ये, और मेरी- ये आप मेरी- जो- मैं- क्योंकि आपकी बात हो रही है, आप ही के पास वापस आ रहा जी हूं। जी जी सर वो मोहनपुरा डैम कैसे बना, किसने शुरुआत की, थोड़ा सा ये बता दीजिए। मोहनपुरा डैम शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्देश पे और भारतीय जनता पार्टी की तत्परता से, और एक और उसमें अच्छी उपलब्धि हमारे साथ वो प्लस पॉइंट हो गया था, ये सारे हमारे राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति तो थी सही, परंतु उसमें जो इरिगेशन के पीएस थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो हमारे जिले के ही थे, खुजनेर के राधेश्याम जुलानिया। उनका भी सहयोग रहा, उनकी भी तत्परता रही कि उनने फाइल ले जाके दिल्ली गए, भोपाल आए, दिल्ली गए और सारी स्वीकृति करवाई। परंतु उस सब के ऊपर हमारे राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति थी, उसके कारण मोहनपुरा बना है। भाई साहब मैं डर गया कि जुलानिया जी भी यहीं से हैं। चलिए, ये मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, जबरन आप बोल रहे थे कि जी ने किया, जुलानिया जी ने किया सब कुछ। तो रिकॉर्डेड चीज है ना, आप ये देखिए, ये आए 2014 में हाँ। भारत सरकार में, जी इसकी पर्यावरण और प्रशासकीय स्वीकृति 2013 की है। हाँ जब सरकार किसकी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार की देने मोहनपुरा कुंडालिया, भरोसे मत रहना, सब एक एक तारीख मेरे पास है। जुलानिया जी ये जरूर सत्य है, आप ये समझ लीजिए, मैं जिला पंचायत सदस्य था उस समय, जब ई अनिल सिंह, मेरा उनके यहाँ ऑफिस जाना आना था और जिला पंचायत सदस्य के नाते, और वो जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बड़ा करना है यहाँ जिले में। मैंने कहा मोहनपुरा कुंडालिया की फाइलें धूल खा रही है, आप निकालो। उनने मोहनपुरा कुंडालिया की फाइलें निकाली। अरे एक नीम का पेड़ आज भी गवाह है ई साहब के बंगले पे, दावे के साथ कह सकता हूं, बुला लो उनको यहाँ पर। हमने वो फाइलें निकलवाई और हम उस फाइलों को लेकर के जुलानिया साहब के पास गए, क्योंकि वो जल संसाधन के एसीएस थे, और जुलानिया साहब ने उसको पिकअप पकड़ा कि नहीं वास्तव में, मैंने कहा आपके होते हो जाएगा साहब, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत नेता आए और चले गए, ये बड़े प्रोजेक्ट है। उनने तत्काल उस पर काम करने के लिए स्टाफ दिया और सारी फाइलें और पूरा रिकॉर्ड और पूरा सर्वे करने के निर्देश दिए, और वो फाइलें दिल्ली लेकर गए। हमारे नारायण सिंह जी सांसद, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, प्रिवेश सिंह जी, सब लोग लगे और वहां उनकी सारी व्यवस्था भी करते थे। और जो पर्यावरण मंत्री थी, उनसे दिग्विजय सिंह जी से बात करा के उनके ऑफिस गए, खुद लेके फाइलें पर्यावरण स्वीकृति लेके आए, उसके बाद स्वीकृत हुआ। अब आप सुन लीजिए, बांध तो कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किया, उसके बाद भाई ऐसा था तो मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करने आ जाते जी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसका स्वीकृति की, बांध बना, वो तो ठीक है, लेकिन बांध भरा नहीं। उसके पहले 2018 में देश के प्रधानमंत्री जी आए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, मई के महीने में बांध खाली था, लेकिन उन्होंने बटन दबा के उद्घाटन किया। अब मैंने उस समय ये कहा कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी राजगढ़ की धरा पर मां जालपा की नगरी में आ रहे हैं। मैंने भाजपा के इन नेताओं से कहा कि भाई जहां देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन इस जिले को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। एक नेता में दम नहीं थी, ना हमारे सांसद में दम, ना हमारे और पार्टी के, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दम।
कि उनसे कुछ मांग सके। 1 रुपया नहीं मिला राजगढ़ जिले को, जहां देश का प्रधानमंत्री आ रहा है यार, बहुत बड़ी चीज होती है, वहां उस योजना में से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर इस जिले को क्या मिला? कुछ नहीं। उसके बाद ठीक अभी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले देश के रक्षा मंत्री जी आए, उसी योजना का पैसा खर्च कर रहे, भाजपा का प्रचार कर रहे। ये क्या है? अगर खर्चा किया कोई बात नहीं, 10 जिलों की जनता बुलाई कोई बात नहीं, लेकिन देश के रक्षा मंत्री जी आए, कुछ तो दे जाते इस जिले को। कुछ आप बोलना चाह रहे थे इसमें, हरी जी जरा, लेकिन 1 रुपया फूटी कोड़ी इस जिले को नहीं मिली। मैं गया मंच में, मैंने उनसे मांगा कि आप एक सैनिक स्कूल दीजिए, लेकिन मैं विपक्ष का आदमी, मेरी कौन सुने? अरे ये रघुनंदन भाई साहब मांगते या हमारे सांसद मांगते तो सुनवाई होती, लेकिन इनकी हिम्मत का कि भाजपा नेताओं, बड़े नेताओं के सामने ही आवाज खोल सके। अरे ये मुख्यमंत्री से कुछ नहीं मांग सकते, मैं मुख्यमंत्री से लड़ता हूं उनके मंच पे जाके, मैं उनसे मांग करता हूं। बताइए, मुख्यमंत्री जी आया था, जब मुख्यमंत्री जी से भाजपा नेताओं ने कुछ मांगा क्या? मैंने मांग पत्र रखा, लेकिन एक तरफ सांसद झूम रहे, एक तरफ प्रभारी मंत्री झूम रहे, मांगने भी नहीं दे रहे। अरे मांगने में क्या शर्म? मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग मांगते नहीं। कमलनाथ जी आए, मैंने मांगा, जालपा माता जी की रोड मांगी, मिली, और होड़ा माता जी का पैसा मांगा, मिला, मेडिकल कॉलेज मांगा, मिला, अस्पताल मांगा, मिला, सड़कें मांगी, मिली, लेकिन इनमें मांगने की दम नहीं। चलिए, और अगर सरकार रहती तो मैं दावा कर रहा हूं, सरकार रहती तो निश्चित रूप से मैं उद्योग भी लगवा देता। कमलनाथ जी ने वो भी तैयारी कर दी थी, लेकिन नोट के दम पे सरकार गिरा दी। सरकार गिरा दी तो फिर व्यवस्था बदल गई। लेकिन आप इस बात की जनता गवाह है कि जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती। सुन लेते हैं, इधर से सामने से आवाज आ रही है कुछ। मैं साकेत शर्मा, राजगढ़ से। माननीय बापू सिंह जी को जनता ने काम ही केवल चिल्लाने का दिया है, वो अच्छा इसका निभा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी चिल्लाते रहे वो, ऐसी हमारी शुभकामना है। मैं एक एक बात बताऊंगा, माननीय आप लिखते जाना। राजगढ़ में प्यारालाल जी कारण रेल प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। दिग्विजय सिंह जी 93 में, दिग्विजय सिंह जी 93 से लेके 2003 तक मुख्यमंत्री रहे जी। रेल लाइन क्यों मंजूर नहीं होने दी, क्यों रोका? एक बात, हमारे यहाँ लक्ष्मण सिंह जीते, उन्होंने बोला 1 लाख जिताओगे तो 1 फैक्ट्री, 2 लाख जिताओगे तो 2 फैक्ट्री। हमारे यहाँ किटप्लाई फैक्ट्री आई, किटप्लाई फैक्ट्री मालूम करिए आप, रिकॉर्डेड, वो यहाँ से 5-6 करोड़ रुपए लगाने के बाद क्यों चला गया, क्या कारण थे, किसने किटप्लाई फैक्ट्री का बाकी सामान लूटा? एक बात। दूसरी बात, 2 बात हो गई। फिर उसके बाद डायमंड फैक्ट्री आई, डायमंड फैक्ट्री आधी लगने के बाद क्यों बंद हुई, क्या कारण थे? तब भी मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे। उसके बाद जब रेल लाइन आ गई थी, तब 2013 में मनमोहन सिंह जी के लास्ट जाते जाते वहां पे खिलचीपुर में भूमि पूजन किया। एक कमरे में, एक होटल के कमरे में मुख्यमंत्री रेल मंत्री जी आए, उन्होंने, सुन लीजिए माननीय बापू सिंह जी, जवाब दीजिएगा। उन्होंने वहां आए, एक कमरे में भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के बाद फिर क्यों उसको निरस्त कर दिया गया कि रेल लाइन कंस्ट्रक्ट नहीं करती है, ये रेल लाइन निरस्त की जाना चाहिए, क्यों किया गया? फिर मोहनपुरा में एनजीटी की आपत्ति किसने लगाई? रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। आपकी जयंती नटराजन ने मोहनपुरा में एनजीटी में आपत्ति लगाई। हमारे पीएस को हमने भेजा यहाँ से, मुख्यमंत्री जी ने उस पीएस ने उस आपत्ति को रिमूव करवाया। सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है, सारी योजनाएं, सारी अच्छी शक्तियां भारतीय जनता पार्टी की है। ये यहाँ के इनके मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ के इस क्षेत्र का विकास नहीं होने दिया। मेरा आरोप है कि यहाँ पे जो भी कांग्रेस पार्टी के माननीय रहे, उन्होंने जानबूझ के क्षेत्र को पीछे रखा, केवल 2 अपनी विधानसभा की चिंता करी उन्होंने। मेरा आरोप है यहाँ के लोग भी एक भी उनने मंत्री नहीं बनाया, एक भी यहाँ का मंत्री नहीं बनाया। पिछली बार कमलनाथ जी के टाइम बना तो वो भी आपको याद है, प्रियव्रत सिंह जी कैसे बने और क्यों बने। इतना ही मुझे कहना है, कुछ जवाब दे सकते हैं? मैंने रिकॉर्डेड बताया है। क्या जवाब है इन सब? ये भी पिताजी के साथ साथ क्लास में होया है, ये भी उस क्लास में होया है, क्योंकि जो फर्मे में निकल जाता वो झूठ बोलता। वो फैक्ट्री ऐसी है, वो फर्मा ही ऐसा है, झूठ बोल रहे। इनसे विकास की, यहाँ राजगढ़ की बात करो तो ये राष्ट्र की बात करने लग जाते जी। ये सारी चीजें, ये समझ ले
कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में खड़गे साहब ने रेल मंत्री थे, रेल लाइन मंजूर की और उसका भूमि पूजन किया। 2013 में रेल लाइन का काम चालू हो गया था जी, रेल लाइन का काम चालू हो गया था। ये प्रमाण विधायक जी, मेरा प्रश्न है कि आप बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात, हमें गर्व है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम लोग आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर बात करते हैं। आपके दिग्विजय सिंह जी भगवा आतंकवाद का सगोपा लाते हैं। आपके दिग्विजय सिंह जी संसद के हमलावर अफजल की फांसी रुकवाने रात की 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आपके दिग्विजय सिंह जी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। आप राष्ट्रवाद से घबरा करके राष्ट्रद्रोहियों का साथ देने वाले लोग हैं। आप क्यों घबरा रहे हो राष्ट्रवाद से? करिए ना राष्ट्रवाद की बात, इस मुद्दे पे चर्चा करना। आइए बैठिए। क्या वापस एक बार इधर भी आ जाइए, इसका जवाब सुन लेंगे। दोनों तिलकधारी हैं भाई। एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, चलिए सब बातें हो गई। 20 साल से शासन किसका है? 2003 से भाजपा का है। वो क्यों नहीं एक रोजगार स्थापित कर पाए? एक करा क्या? नाम बता दीजिए। हमारे तो जितने करा वो चलिए रुक गए, क्या कारण रहा हम नहीं जानते, लेकिन इनने एक उद्योग लाए और राजगढ़ में तो बताइए नाम। 2003 से रहे, कितने साल हो गए? एक उद्योग लाए तो आप बताइए। बात किसका करना है? क्या उद्योग बताएंगे? यहाँ राजगढ़ में कुछ दिख रहा है क्या? आप पलायन की बात करते हैं, रोजगार होता तो बात होती। रोजगार मिलेगा तो आदमी पलायन रोकेगा, कैसे रुकेगा? और बात होती है क्या? आप एक चीज, अरे आप शांति तो पकड़ लीजिए, शांति शांति, हम बोल रहा हूं ना। अब एक चीज बताइए आप, मोहनपुरा स्टार्ट हुआ, सिंचाई स्टार्ट हो गई, क्या आज आप समझते हैं कि खेती करना कितना कठिन हो रहा है? क्या खेती से आपका रोजगार चल जाएगा? ये आपकी बहुत गलतफहमी है। जब तक आप खेती को सरल नहीं बनाएंगे और उसकी जो उपयोगिता चीजें हैं उसको अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, जब तक खेती आसान नहीं है भैया। जितना पैसा लगाता है ना उससे ज्यादा वो मजदूरों को दे देता है, ठीक है? तो आप जब तक रोजगार स्थापित नहीं करेंगे, शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपका ये पलायन खत्म नहीं होगा। तो ये 30 साल में भाजपा की यही नाकामी रही, इनने कुछ नहीं करा, सिर्फ झूठ बोलो और बार बार बोलो, इनकी यही नीति है। चलिए ये आपके पास इसके बाद वापस आएंगे, यहाँ से जवाब सुन लेते हैं। देखिए, मेरे साथी मित्रों ने, सम्मानीय विधायक महोदय ने भाषण के रूप में जो विषय रखा बहुत अच्छा है, और मालवा की भाषा में आप बोले, झट बोले, झूठ बोले, ये भी बहुत अच्छा है, पर इससे परे होकर के सत्यता को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। आप देखिए, ब्यावरा शहर के पास कचनारे गांव है, वहां पर प्लाटिंग करके विथ रोड लाइट की सुविधा के साथ में जो युवा रोजगार करना चाहता है उसको वहां पूरा सेक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। आपकी फाइल, अगर कोई युवा वास्तविकता में रोजगार करना चाहता है वहां दीजिए। 4 युवाओं की फाइल पास हो चुकी है। 1 मिनट बात करूंगा पूरी तथ्यात्मक, एक बात होती है, इसके बाद आप दूसरी बात पे आइए। अभी मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय ने अन्न दूत योजना के तहत ऐसे कुछ युवा जो रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए वाहन उपलब्ध कराएं। उसका ब्याज जो होगा वो भी सरकार भरेगी। इस प्रकार की योजना भी सरकार कर रही है। और 7 साल का उसका एग्रीमेंट भी कर रहे हैं युवा से। तो सरकार युवा को मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाना चाहती है। एक ब्लॉक में, एक विधानसभा में 4 वाहन ऐसे लगे हैं। इस हिसाब से पूरे जिले भर में 20 ऐसे युवा जिनको कभी रोजगार नहीं मिला, ऐसे युवाओं को रोजगार देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और एक और बहुत बड़ा विषय जिस पर लगातार बहस चल रही है, आप सभी के भली भांति परिचित है कि एनाफेल नाम की, और उसके हमारे सम्मानित विधायक कांग्रेस के एमएलए, इनके क्षेत्र में बनने वाली थी, क्षेत्र का विकास होने वाला था, लेकिन इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने उनके पूरे कार्यकाल के दौरान जितनी भी यहाँ स्वीकृति आई उनको राघोगढ़ लेकर के वो गए। तो इस क्षेत्र को 2 बार सांसद रहने के बाद इस क्षेत्र से लगातार उनका कोटा फिक्स है कि दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है। उसके बावजूद इस क्षेत्र का जितना नुकसान सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय कर सकते थे दिग्विजय सिंह जी, उनने का करने का प्रयास किया है। जी, ये कमेंट यहां से और ले लीजिए। मेरा कहना यूं है, ये दोनों पार्टियों के जो लोग हैं वो एक दूसरे पे अपनी बात ढोल देते हैं। माइक थोड़ा पास कर लीजिए। ये सही से उसको कर नहीं पाते। और मेरा एक और सवाल है कि यहाँ पे 10 साल से अभी 9 साल हुए हैं, यहाँ पे भाजपा के सांसद है, सांसद जी कहाँ हैं? उनका काम कहाँ है? कहाँ गायब है?
हमें तो दिखते ही नहीं है। 5 काम बता दो आप। ये भाजपा के नेता को चैलेंज है जो सांसद निधि से इस राजगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं। ये सर ने बताया कि हम रोजगार दे रहे हैं। अभी बंदा IIT करके इंदौर में पढ़ाई करेगा तो 8,000 रुपये मंथ उसका रूम का किराया। 8,000 में क्या रोजगार देंगे? ये रेल की बात करते हैं बार बार के रेल हमने ये करवाया वो करवाया। 1857 से रेल चालू हुई है, थाने से मुंबई के बीच चली थी। आज यहाँ उद्घाटन हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? डैम की बात करते हैं। ये पानी में भोपाल में कब से तालाब है? एक मोहनपुरा डैम है, वहां से भी 1300 हेक्टेयर मतलब 7,000 हेक्टेयर की समथिंग जमीन है यहाँ से सिंचित हो रही। सब जगह थोड़ी हुई मोहनपुरा डैम से भी। ये रोजगार चलिए ठीक है। योजना आज याद आ रही है। 20 साल से इनकी सरकार है। 20 साल से कहाँ गए थे ये भाजपा? चलिए बहुत सारे सवाल आ गए हैं जनता के बीच से। वापस ऊपर यहाँ आते हैं मंच की तरफ। और ये एक तो ये बताइए, ये जो रेल है एक तो कब से चल पड़ेगी और लाई किस, मतलब अभी पटरी का काम, सर्वे का काम पता नहीं कब से चल रहा है, कब पूरा होगा और किसने शुरू करवाया और कौन खत्म करेगा? अब ये तो बहुत सारी बातें हो गई, किसने शुरू करवाया, क्योंकि मैं कहूंगा कि हमने शुरू करवाया, ये कहेंगे हमने शुरू कराया। वो काम जल्दी पूरा होना चाहिए, ऐसी अपनी अपेक्षा है और ये उम्मीद है। मैं कोई भी करेगा। हाँ जी जी। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। बोलिए आप बोलिए। अच्छा आखिरी में काम तो होते रहेंगे, लेकिन इनका एक काम बहुत अच्छा है। रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेल बेच दो, पोर्ट बेच दो, एयरपेट बेच दो। बेचने में अगर माहिर है तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। इसमें अब काम की राजनीति की बात हम करते हैं तो आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर दस्तक दे रही है। हम आप जैसे शिक्षा की बात करवा लीजिए ना, शिक्षा की बात कर लीजिए। राजगढ़ जिले में कौन, रोजगार की बात कर लीजिए, कौन दोषी है? ये दोनों पार्टियों के नेता रहे, इनके मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इनके ही रहे, है ना। शिक्षा की बात करेंगे नहीं, रोजगार की बात करेंगे नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे क्योंकि करना आते नहीं, बिजली की बात हम करेंगे नहीं, स्वास्थ्य की बात हम करेंगे नहीं, युवाओं के साथ छलावा करने की बात ये करते रहते हैं। कितना छलावा किया है यहाँ के युवाओं के साथ में। तो आप लोग तो सब बेच लीजिए, हम आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं और सब कुछ बना करके देंगे इस देश की जनता को बना करके। बापू सिंह जी ये रेल का खेल क्या है? देखिए, ये आपको भी पता, सारे मीडिया के लोगों को पता है कि 2013 में रेल का भूमि पूजन हुआ, कांग्रेस सरकार ने इसको मंजूर कराया था। मोहनपुरा डैम भी कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने सैंक्शन किया, उस समय काम चालू हुआ। पर एक बात जरूर है, मेरे एक तो शिक्षा की बात कर रहे थे, एक तो मेरे परम मित्र बेटे देवी सिंह जी, इनसे आप ये पूछे इस मंच के माध्यम से, इस्तीफा तो इनने अभी दिया, हाँ, लेकिन 20 साल की सर्विस में कितने दिन स्कूल गए? बच्चों का भविष्य कहां से बनेगा? 52 की रेट पे कैसे नहीं आएगा? इस्तीफा तो अब दिया इन्होंने, ये इधर, और इस्तीफा मंजूर भी हुआ कि नहीं? साला में गए ना, स्कूल नहीं गए, संघ की साला में गए। बच्चे कहां से पढ़ेंगे? 52वें नंबर पे आना ही है। संघ की साला में गए, एक बार आज तक स्कूल नहीं गए, आज तक स्कूल नहीं गए जी। आपकी पत्नी कितने दिन जाती, कितने टाइम स्कूल रहती है? जवाब देंगे आप? मेरी पत्नी का उदाहरण है, मेरी पत्नी में 20 साल से 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, और जब से वो रोज स्कूल जाती। लेकिन ये बता देता हूँ, इनके इतने ऐसे सारे कार्यकर्ता जो शाखा में जाते हैं और स्कूल नहीं जाते, उस वजह से रिजल्ट बिगड़ रहा है। ये प्रमाण है मेरे पास, हम ऐसे, क्योंकि भाजपा का शिक्षा से कभी नाता ही नहीं रहा दोस्त, शिक्षा से नाता ही नहीं रहा भाजपा। मैं जवाब दे रहा हूँ बाबू सिंह जी। अरे ये तो उपस्थिति चेक करा लो। आपके जैसे शहरी इलाके पे ठेकेदार से सेटिंग नहीं करता हूँ। ऐसा है, मैं घटिया काम बर्दाश्त नहीं करता हूँ। 10 मंजिल बिल्डिंग बनेगी, बीम कॉलम हाथ से टूट रहा हो, पत्थर से फूट रहा हो, 10 मंजिल बिल्डिंग गिरेगी तो क्या होगा? ये मैं बर्दाश्त नहीं करता जी। इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक भी बार अब ये बताइए अस्पताल के बारे में किसी ने चिंता की है? हमारे सांसद जी ने चिंता की है? भाजपा सरकार के नेताओं ने चिंता की कि कितनी महिलाएं मर रही, कितने मौत के मुंह में जा रही, रोज डिलीवरी रेपर हो रही? कितनी बार लड़ाऊं, कितने एनएसटीओ की पोस्टिंग कराया, लेकिन आज तक भाजपा के लोगों ने रोकने की बात नहीं करी, उनको भगा देते हैं यहाँ से। जो भी अच्छा व्यक्ति आता है यहाँ, उसको 1 मिनट नहीं टिकने देते, उसको भगा देते जी। उससे कमीशन मांगा जाता है, इसलिए बेचारा टिकता नहीं है। ये सरकार कमीशन की है, कमीशन पे सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के लोगों पे इल्जाम न लगाए, भाजपा की सरकार 50% की कमीशन चल। मैंने उदाहरण दिया, इनके एसटीओ के राह 20% से कम नहीं होगा, 20% से कम नहीं होगा। उदाहरण सबके पास वीडियो, 20% से कम नहीं होगा। ये तो उदाहरण है,
ये हमने दिया है। ये इस तरीके की सरकार चल रही है। जी बात करते हैं जी। मेरा अनुरोध ये है, जय बोलो बस। अरे जय, हम भी राष्ट्र धर्मी है, हमसे बड़ा राष्ट्र धर्म कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं, वो सबसे बड़ा सनातन धर्मी तुम जैसा ढोंगी नहीं है। रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज धर्म का पालन करते हैं। जो ढोंग करते हैं उनका काम अलग है। विधायक हम जय सिया राम बोलते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगने वाले वही वो ना। अरे आपके वही एक दिग्विजय बात सिंह जी बताइए, है। जितना झूठ अरे आप लोग दोनों मिलकर के जाति और धर्म की राजनीति कब तक करोगे? इस देश को काम की राजनीति की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। जाति और धर्म की राजनीति बंद करिए। जाति और धर्म की राजनीति से ये देश पिछड़ा है, ये प्रदेश पिछड़ा है, ये जिला पिछड़ा है। आपको कुर्सी के लिए राष्ट्र धर्म दिखता है। आप राष्ट्र विरोधियों के साथ देते हो। मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया राष्ट्र राष्ट्र करके, पूरा देश को बर्बाद, सबको झोला पकड़ाने वाले मोदी जी नहीं है, कुछ के मारते हैं। अरे जो कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद पसीने से पैर खड़े किए थे, एयरपोर्ट खड़े किए थे, एम्स खड़ा किया था, IIT खड़ा किया था, उस सबको बेचने का काम। अरे ब्यावरा का बस स्टैंड बेच दिया यार, लो भैया, LIC बेच दिया, सब बेचने में तुले हुए, देश को बेचने में लगे हुए, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। देश को बेचने का काम कर रहे हैं, दिन रात इस बारे में सोचते हैं। देश की पॉलिसी इसमें, अरे किसानों की उपज का दाम क्यों नहीं बढ़ाया भैया? सुन लेते हैं आप ये बताइए, गैस के दाम जो 400 रुपए में गैस मिलती थी आज 1200 मिल रही, और 200 बढ़ा के कह रहे हैं हमने गैस के दाम कम कर दिए। अरे भाई 400 रुपए में गैस मिलने वाली थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा सावन के महीने में 400 में देंगे। कहाँ गई भैया गैस की टंकी? ठीक है बाबू जी, वापस आते हैं। 1 मिनट, ये एक कमेंट ले लेते हैं, एक कमेंट ले लेते हैं। हाँ बोलिए। अरे मेरा अनुरोध ये करवा लो जी। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, बात करने लग गया, कांग्रेस की भी सरकार रही। हाँ। देखो सबसे पहले तो आपने कांग्रेस छोड़ी कि नहीं छोड़ी अभी तक? कौन? मैं अभी किसी पार्टी में नहीं, मतलब जनता को बुलाया कि नहीं आपने यहाँ? जी जी, हाँ बताइए ना। अरे आपने जनता को बुलाया कि? हाँ तो आप बताइए तो। अरे आपने जनता को बुलाया है ना? बुलाया, जनता हूँ अभी। जनता, ठीक है, ये जनता भी है हमारे साथ। ये 52 नंबर पे जो आया ना शिक्षा में जी, इसका सबसे बड़ा और उद्योग नहीं लगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 उद्योग लगे मध्य प्रदेश में, एक तो व्यापम का उद्योग लगा और एक ट्रांसफर का उद्योग लगा। बहुत बढ़िया जी जी। वो चाहे कोई की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आप तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वो यहाँ के सांसद हैं, और जितने जनप्रतिनिधि हैं, इनके सबके लेटर पेड वल्लभ भवन सतपुड़ा में देख लो, अगर 1000 गए होंगे तो 998 ट्रांसफर के होंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे शिक्षा की बात उठाई, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वास्थ्य की बात उठाई, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्योग की बात उठाई। और ये जो शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ये इसलिए नहीं बढ़ने देना चाहते हैं कोई भी लोग, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। जब आदमी शिक्षित हो जाता है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और तर्क करता है। तो अब ये तो राजगढ़ की जनता को खुद सोचना चाहिए कि अब कोई पार्टी विकास करे कि नहीं करे, खुद शिक्षित होए और सवाल करे लोगों के साथ। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है। हाँ, बहुत सारी बातें इस संदर्भ में हुई भी हैं। थोड़ी सी पॉलिटिकल चुटकी भी ले लीजिए है सर, थोड़ी सी राजनीतिक बात भी हो जाए। विकास के मुद्दे पे तो हकीकत सबके सामने है ही। सर आजकल सुना कि ये भारतीय जनता पार्टी में बड़ी गुटबाजी है, आप परेशान तो नहीं है गुटबाजी से राजगढ़ जिले की? सर बोल रहा हूं जी। देखिए, मैं तो गुटबाजी से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। आदत हो गई सर। एक बात, दूसरी बात सुन लो जी। जहां भी बड़ा परिवार रहता है जी, वहां थोड़ी बहुत तो गुटबाजी रहती है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये राजनीति का खेल ही ऐसा है, इसमें इसका पूरा भी नहीं मानना चाहिए। बड़ा परिवार होता तो मत भिन्नता रहती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात कहना चाह रहा था बहुत देर से। जी जी, वो मैं कह ही दूं सबसे। जी, मैं अभी सुन रहा था, बैठा बैठा सोच रहा था, कांग्रेस पार्टी ने बहुत शानदार काम किया, इसलिए जनता ने उनको हिंदुस्तान की सरकार से उखाड़ दिया। हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेशों से, क्या अधिकांश प्रदेशों से उनको उखाड़ दिया, हरा दिया। 2-3 प्रांत तो इनने ले लिए, 2-3 प्रांत कांग्रेस के साथ बचे हैं अभी, राजस्थान वगैरह 1-2 प्रांत बचे हैं, बाकी सब जगह से उखाड़ फेंका। इतना शानदार कांग्रेस ने काम किया। ये कांग्रेस के भाई मेरे बड़े उत्साहित थे, भैया अब वो दिन लद गए, अब वो चले गए, कांग्रेस के दिन गए। अब छोड़ो कांग्रेस को, क्योंकि 2-3 जगह बची है और हिंदुस्तान से तो उखड़ी गई, केंद्र सरकार से तो। इसलिए अब इस पार्टी का पीछा छोड़ो, अब अच्छी उदयमान पार्टी में आइए। आप सबका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में, आप सभी का स्वागत है, वेलकम। सर ये
उनने तो बता दिया, स्वीकार भी कर लिया, गुटबाजी है, बड़ा परिवार है। लेकिन आपकी कांग्रेस में तो सिर्फ कांग्रेस दिग्विजय सिंह ही है यहाँ पर राजगढ़ में, कोई दूसरा है ही नहीं। और वो दिग्विजय सिंह जो खुद राजगढ़ की बजाय भोपाल से चुनाव लड़ने चले जाते हैं, वो दिग्विजय सिंह जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जहां वोट मांगने जाते हैं वहां पार्टी के वोट घट जाते हैं, ये वास्तव में है क्या सर? हकीकत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये बताऊं, उखाड़ के फेंक दिया उस बात को बताऊं जी। सबसे पहले तो इन्होंने इस देश के नौजवानों को ठगा, कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 15-15 लाख देंगे। ये झूठ बोल के इस देश की जनता को ठगा और देश की जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया और देश की जनता को अब पता चला कि देश ही भेज दिया इन्होंने झूठ बोल बोल के। दूसरा आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के मुखिया ने, तो जो राजा है, मामा है, प्रदेश का लाडला मामा, जब से इस मामा ने भांजियों को ये बोला कि मेरी भांजी है, मेरी बहनें बारिश में गीली हो जाती है, मैं सबको छतरी देता हूं, उस दिन से पानी गायब जी, पानी गायब। जिस दिन से छतरी देने की घोषणा की, छतरी माटी, यहां भी फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट पूरा भरा हुआ छतरी और चप्पल से, बोले कांटे लग जाते हैं और छतरी गीली हो जाती। अरे जिस दिन से छतरी माटी ना, उस दिन से पानी चला गया। पूरे मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है, पानी नहीं गिर रहा। किसान त्राई कर रहे हैं कि पानी आ जाए। किसान ने इतनी अच्छी फसल आई थी, इतना महंगा बीज बोया, इतना महंगा खाद लगाया, लेकिन आज फसल सूखने की कगार पे है। मेरे भाई, मैं जाके खुद मैंने खेतों में जाके देखा, किसान खून के आंसू रो रहा कि इंद्र राजा प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मामा जी अगर उस कुर्सी पे बैठे तो इंद्र राजा नाराज हो गए जी। क्योंकि समय अभाव है, कार्यक्रम में कुछ और पड़ाव भी हैं, लेकिन हकीकत यही है। यहाँ की तस्वीर देखे तो दुष्यंत जी का ये शेर याद आ जाता है, तुम्हारे कदमों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें अब भी यकीन नहीं, मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। दरअसल राजगढ़ की तस्वीर ही कुछ ऐसी है। विकास के नाम पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो पायदान आता है जिसको 52वां कहा जाता है, लेकिन इसके लिए जितनी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, शायद उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी नजर आती है। उम्मीद यही की जाएगी जब 2023 में जिसकी भी जीत होगी, जिसकी भी सरकार होगी, जिसका भी इंजन दौड़ेगा, वो यहां पर भी इंजन दौड़ाना जरूर शुरू करेगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर श्रेय की होड़ नहीं होगी, जबकि यहां पर डॉक्टर्स की दौड़ होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षा में जहां स्कूलों पर छत नहीं है, वहां छत जरूर होगी। तमाम ऐसी जरूरतें हैं, यहाँ का यातायात बेहतर होगा, बाईपास यहाँ पर जल्दी बन जाएगा, हालांकि बाईपास ऐसा होगा कि विकास का बाईपास किया जाएगा और नेताओं का विकास होगा। इन तमाम उम्मीदों के साथ हम इस संवाद के स्टेशन को यहीं विराम देते हैं और अगली कड़ी की तरफ चलेंगे, अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे, जहां पर हम एक परंपरा का निर्वाह करते हैं, और वो परंपरा है सम्मान की, अपने अतिथियों के सम्मान की और साथ में उन स्थानीय चेहरों के सम्मान की जिन्होंने सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। तो उसके लिए बढ़ेंगे। हमारे जो अतिथि हैं वो हमारे साथ यहीं मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके अलावा इस सम्मान की परंपरा के लिए हम अन्य अतिथियों को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे जो हमारे पूर्व सेशन में भी थे। अनिता जी को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, पवन जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं, और साथ में जो अन्य अतिथि हैं यहाँ पर उनको आमंत्रित करेंगे जो मंच पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पर देवी सिंह जी हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं, चेतराम गुर्जर जी, उनको हम आमंत्रित करते हैं। और सबसे पहले हम सम्मान के लिए आमंत्रित करेंगे, मुकेश जी से निवेदन करेंगे कि शाल श्रीफल से उस म्यूजिक ग्रुप का सम्मान करेंगे जिन्होंने सबसे पहले इस कार्यक्रम को बेहतर शुरुआत देने की कोशिश की मां भगवती का वंदन करके। तो आमंत्रित है उस म्यूजिक ग्रुप के सभी साथी जिनका INH हरिभूमि शाल श्रीफल से सम्मान करने जा रहा है। सभी लोग आप यहाँ पर आमंत्रित हैं जिन्होंने मां भगवती का वंदन किया, सरस्वती वंदना का गायन किया। आप सभी लोग आमंत्रित हैं और इनके सम्मान के लिए जी देवी सिंह जी का मैंने नाम लिया है, देवी सिंह सोंधिया जी को मंच पे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। चेतराम जी जो हैं उनको हम मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें पवन कुशवाहा जी, वो उनको मैंने कहा था कि वो भी मंच पर यहाँ पर मौजूद रहें। सभी साथी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं और अब हम जो है सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और उस म्यूजिक ग्रुप को सबसे पहले आमंत्रित करते हैं जो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ इस मंच से नहीं, इस शहर में उन तमाम आयोजनों में शामिल होता है, माँ भगवती की वंदना करता है और माँ भगवती कहीं ना कहीं सद्बुद्धि देती हैं। आप सभी मंच पर आए।
और हम सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं कि इस पूरे समूह का शाल श्रीफल के साथ में सम्मान करें। मुकेश शर्मा जी हमारे साथी हैं, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। इस समूह के लिए हम देखेंगे इसमें सारे बाल कलाकार हैं, लेकिन उनके साथ में उनके शिक्षक भी मौजूद हैं और अतिथियों से हम निवेदन करेंगे कि जो इस पूरे समूह का जो लीड कर रहे हैं वो सामने मौजूद रहें और इस सम्मान के लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं कि आप ऐसे ही निरंतर मां भगवती से प्रार्थना करते रहें कि यहाँ की जनता, नेता सबको वैसी सद्बुद्धि मिले कि राजगढ़ विकास की दौर में अग्रसर रहे। तो आप सभी का धन्यवाद। आगे चूंकि सम्मान की परंपरा में हम अपने अतिथियों का भी यहाँ पर सम्मान करते हैं और इस सम्मान के लिए जो है हम अपने साथी मुकेश जी को आमंत्रित करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे सीनियर लीडर यहाँ के हमारे हैं मंच पे रघुनंदन शर्मा जी, उनका सबसे पहले हम सम्मान करेंगे। मुकेश शर्मा जी इसके लिए आमंत्रित हैं। शाल श्रीफल से रघुनंदन शर्मा जी का यहाँ पर सम्मान करें। क्योंकि अभी बागडोर जो है वो बापू सिंह जी के हाथ में है और उनको भी इस सम्मान और श्रीफल के साथ में हम सम्मानित करते हैं। और ये मोमेंटो चाहे शर्मा जी हो चाहे तंवर जी हो, उनको इसलिए दे रहे हैं कि जो इस मंच से वादे हैं और जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं वादों के साथ यादों में भी रहेगी और कहीं ना कहीं राजगढ़ शहर को विकास की ओर अग्रसर करने में आपका उतना ही योगदान रहेगा। महिला शक्ति के रूप में अनीता जी हमारे साथ में हैं, हम उनके सम्मान के लिए मुकेश शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि उनका शाल श्रीफल से सम्मान करें। हमारे साथ में देवी सिंह सौंदिया जी हैं, उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अब जो है वो दूसरा रास्ता भी अपना लिया है। उम्मीद है कि यहाँ पर भी उसी सेवा क्रम को वो जारी रखेंगे। तो शाल श्रीफल से उनके सम्मान के लिए हम मुकेश जी को आमंत्रित करते हैं। साथ में हमारे अगर हम बात करें तो पवन कुशवाहा जी जो हैं वो अभी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनको चूंकि नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में बतौर सेवा दे रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्दी ब्यावरा की प्यास बुझाई जाएगी, तो उनको मोमेंटो दे के हम ये लगातार याद दिलाते रहेंगे और श्रीफल से और शाल से हम उनका सम्मान करते हैं। साथ में हमारे अनीता जी का सम्मान शायद अभी छूट गया हो गया है। साथ में बापू सिंह जी हैं, वीरेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी के, क्योंकि अगर आम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा नहीं बदली तो झाड़ू जरूर चल सकती है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी वादे किए हैं यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए, तो हम उनका जो है मोमेंटो देके सम्मान करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें बापू सिंह जी हैं, अनीता जी हैं, पवन कुशवाहा जी हैं, कौन छूट रहे हैं, शैलेश जी जो हैं, उनके सम्मान के लिए हम यहाँ पे मुकेश जी को आमंत्रित करते हैं। शाल और श्रीफल से उनका भी सम्मान करें। ये जो सभी हमारे अतिथि हैं उनको हम ये कहीं ना कहीं मानते हैं, चलते हैं, क्योंकि आप मंच पर मौजूद हैं, यानी कि आप जनता की अगुवाई कर रहे हैं। और जब जनता की आप अगुवाई कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखें इस मोमेंटो के साथ कि आपने हरिभूमि INH के मंच से कितने सारे वादे और दावे किए हैं, लेकिन उम्मीद है कि राजगढ़ की तस्वीर उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन ये मोमेंटो आपको याद दिलाते रहेगा कि इस तस्वीर को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करें। और साथ में अगर हम बात करें तो मुकेश शर्मा जी, उनके सम्मान के लिए हम सभी अतिथियों को आमंत्रित यहाँ करते हैं जो यहाँ पर हमारे इस पूरे कार्यक्रम की बागडोर संभाले हुए हैं, हरिभूमि के ब्यूरो हैं। उनके सम्मान के लिए सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं कि शाल श्रीफल और मोमेंटो देकर मुकेश जी का सम्मान यहाँ पर करें। और साथ में कहीं ना कहीं इस आयोजन की बेहतरी और सफलता के लिए INH हरिभूमि का पूरा परिवार जो है मुकेश जी का जरूर धन्यवाद देता है। बहुत महत्वपूर्ण और बेहतर तरीके से जो है ये आयोजन हुआ और सभी अतिथियों की बात करें, चाहे बापू सिंह जी हों, रघुनंदन जी हों, वीरेंद्र जी हों, सभी जो है यहाँ पर मुकेश शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं। और इस सम्मान की परंपरा को हम यहीं विराम देते हैं। सभी अतिथियों का हम धन्यवाद देते हैं अपना अमूल्य समय यहाँ देने के लिए। साथ में वो आमजन जिन्होंने यहाँ पर मुद्दों को उठाया इस मंच के माध्यम से, उन सभी का यहाँ सादर धन्यवाद। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर